हेलो एंड वेलकम टू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा है ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ेंगे उस आइडेंटिफाइड असेस्ड रोमम पे रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। दैट इज ऐसे 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। It deals with the auditor's responsibility to design and implement responses to the risk of ROMM identified and assessed by the auditor in accordance with ऐसे 315। ऐसे 330 बात करता है ऑडिटर की उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो ऑडिटर परफॉर्म करनी होती है इन रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ऐसे 330 ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव ये होती है कि वो ऑब्टेन करे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द असेस रिस्क ऑफ रोमम थ्रू डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क। ये ऑब्जेक्टिव बोलती है ऐसे 330। मतलब ऐसे 330 क्या स्टेट करता है कि एक ऑडिटर को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना चाहिए ओवरऑल रिस्पॉन्स जिससे उसने जो भी रोमम असेस किया है उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए, उसे एड्रेस कर पाए। तो ऑडिटर को क्या करना है, उसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना है ओवरऑल रिस्पॉन्स। इस काम को करने के लिए उसे क्या करना होगा। ऑडिटर को डिज़ाइन और परफॉर्म करना पड़ेगा फैब, जिसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कम्प्लीटली इस चीज़ पे बेस्ड होगा कि उसे किस तरह का रिस्पॉन्स देना है अपनी असेस्ड रोमम को एट असर्शन लेवल। अब जैसा कि हमने समझा कि ओवरऑल रिस्पॉन्स को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑडिटर को डिज़ाइन और परफॉर्म करना पड़ेगा फैब। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो उसे फैब डिज़ाइन करते वक्त कंसीडर करते हुए चलनी होगी। इन डिज़ाइनिंग द फैब टू बी परफॉर्म द ऑडिटर शैल कंसीडर। ऑडिटर को कंसीडर करना होगा कि क्या रीज़न है इस असेसमेंट के पीछे, क्यों इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर से रिलेटेड हम रोमम को असेस कर रहे हैं, क्यों चेक कर रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। क्या उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर की ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक है जो ये बताती है कि यहाँ पे बहुत लाइकलीहुड, बहुत मतलब नॉर्मल है कि यहाँ पे रोमम हो, प्रेजेंट हो, अकर हो। फिर उसे ये भी कंसिडर करना होगा कि क्या जो हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं वो हमने रेलेवेंट कंट्रोल्स को ध्यान में रखते हुए किया है, जिसके लिए ऑडिटर को ऑब्टेन करनी होगी एविडेंस रिगार्डिंग कंट्रोल्स कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। तभी तो रीज़न पता चलेगा ना। आपने असेस किया, क्यों किया, उसके पीछे रीज़न है। हमारा कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है, वो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहा है। हमारे ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ईजिली, यहाँ पे बहुत लाइकलीहुड है कि यहाँ पे मटेरियल में स्टेटमेंट आकर हो। फिर उसके बेसिस पे तो फैब डिज़ाइन करोगे ना, तब तो पता चलेगा कि फैब कहाँ पे परफॉर्म करनी है। फैब डिज़ाइन करते वक्त सबसे पहले हमें रीज़न कंसिडर करना है फॉर असेसमेंट। अब आपने रीज़न कंसिडर कर लिया, उसके बाद बहुत एक परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि रिस्क हाई है, जहाँ पे ऑडिटर का असेसमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। परसुएसिव का मतलब होता है ठोस। परसुएसिव ऑडिट एविडेंस में ठोस सबूत, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट एविडेंस। अब जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। तो वो कैसे पता करोगे। The auditor shall design and perform tests of controls to obtain sufficient appropriate audit evidence as to the operating effectiveness of relevant controls when। कब, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कब ऑडिटर को डिज़ाइन और परफॉर्म करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उससे रिलेटेड एविडेंस पाने के लिए कब करना होगा परफॉर्म। जब आप रोमम को असेस कर रहे हो उस टाइम अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, आप ये एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंट्रोल्स अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज़ आपको लगता है कि आप उसकी इफेक्टिवनेस पर रिलाई कर सकते हो, आप जो कंट्रोल है उस पर रिलाई कर सकते हो, तब आपको चेक करना है कि क्या सच में वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। अब जब आपको रिलाई नहीं करना है तो आप क्यों चेक करोगे। जब आप ये सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पे रिलाई किया जा सकता है, तो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है रिलाई किया जा सकता है आप रिलाई करोगे नहीं, आप पहले टेस्ट करोगे ना, आप चेक करोगे। तो एक ये सिचुएशन है जब एक ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म और डिज़ाइन करना पड़ सकता है रिगार्डिंग गेनिंग ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। दूसरा तब जब सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब आपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म तो किए पर आपको उससे अच्छा एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो अब आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करना होगा। और जब आप ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल को डिज़ाइन और परफॉर्म कर रहे होगे तो आपको उसे इस वे में डिज़ाइन करना है कि आप ऑब्टेन कर पाओ एक परसुएसिव ऑडिट एविडेंस
जब बहुत ज़्यादा चांसेस आपको दिख रही है कि आप रिलाई कर सकते हो इफेक्टिवनेस पे। जनरली ना सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, पर अगर सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करके ये कोई प्रैक्टिकेबल नहीं हो रहा, ये पॉसिबल नहीं हो रहा कि आप एक अच्छा एविडेंस ऑब्टेन कर पाओ, तब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। तो हमें ये श्योर करना है कि वहाँ से हमें हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस मिले रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, या जब सब्सटेंसिव प्रोसीजर अकेले हमें पूरा उतना एविडेंस नहीं दे पाता कि हम रिलाई कर पाएँ उस पर। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जब आप डिज़ाइन और परफॉर्म कर रहे होगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो आपको कुछ और चीज़ें भी परफॉर्म करनी चाहिए। द ऑडिटर शेल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी सो दैट आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इंक्लूडिंग ये चेक करो कि कंट्रोल्स कैसे अप्लाई किए गए थे रेलेवेंट टाइम्स में जब आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे, क्या कंसिस्टेंसी से वो कंट्रोल अप्लाई किए गए थे, किससे और क्या मेन से अप्लाई किए गए थे। फॉर एग्जांपल ये कोई सिचुएशन है जहाँ पे कंट्रोल अप्लाई करना है, तो ये कंट्रोल कैसे अप्लाई किया गया, क्या एक बार करके छोड़ दिया या बार बार कंसिस्टेंटली इसमें कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रॉड ना हो पाए। अब ये कंट्रोल अप्लाई कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन है मैनेजर, कौन मैनेज कर रहा है इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, कि यहाँ पे फ्रॉड ना हो, एंड बाय व्हाट मीन्स। फॉर एग्जांपल आपको अपने एम्प्लॉयज़ में नज़र रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस बीच में यहाँ से कोई सामान ना गायब कर लें, तो आपने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। तो आप किस मीन्स से, किस चीज़ के यूज़ से आप वहाँ पे कंट्रोल रख रहे हो, कंट्रोल अप्लाई कर रहे हो, ये चेक करना होगा। And then you have to determine whether the controls to be tested depend upon other controls, and if so, whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effectiveness of those indirect controls. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ के लोगों पे नज़र रखनी थी, आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल एक्सरसाइज किया, पर देयर इज़ अ चांस ना जो आपका कंट्रोल रूम है जहाँ पे आप ये सीसीटीवी देख रहे हो, वहाँ पे कोई आके आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके कोई डेटा डिलीट करके चले जाए, एडिट करके चले जाए, किसी भी तरह की गलती वहाँ पे हो सकती है। तो अब ये कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इस बात पे कि इस एरिया का कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। अगर यहाँ पे अच्छा कंट्रोल है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता आपके सिस्टम के साथ, उसमें से कोई डेटा डिलीट नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन एंटर कर सकते हैं, तो आप ये बता पाओगे ना कि हाँ ये कंट्रोल बहुत अच्छा है, ये बहुत इफेक्टिव है। तो वही लिखा है कि डिटरमाइन करो कि क्या कोई ऐसा कंट्रोल है जो हमें टेस्ट करना पड़ेगा, जिस पे अभी ये जो कंट्रोल हम देख रहे थे वो डिपेंड करता है, और अगर ऐसा है ये कंट्रोल किसी पर्टिकुलर दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है, आपको ये पता चल रहा है, तो अब उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो जो सपोर्ट करे इफेक्टिवनेस को इसकी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इफेक्टिव होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगा। अब ये तो हम पहले से भी जानते हैं, बट फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि ऑडिट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इंक्वायरी अकेला एक अच्छा एविडेंस तुमको प्रोवाइड करके नहीं दे सकता, हमेशा उसे ना विद कॉम्बिनेशन में परफॉर्म किया जाता है, कि इसके साथ इंस्पेक्शन या रीपरफॉर्मेंस के साथ। अगर तुम इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म करोगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी एविडेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इंक्वायरी का ऑब्जर्वेशन के साथ कंबाइन करके परफॉर्म कर रहे हो। तो क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन पर्टिनेंट होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। जब आप स्कूल जाते थे, आपने कभी देखा होगा, हो सकता है आपके स्कूल में कोई इंस्पेक्शन के लिए आए बोर्ड से, तो जब कोई इंस्पेक्शन के लिए आने वाला होता था ना, तो टीचर्स एक्सप्लेन कर देते थे कि आज बहुत शांत रहना है, आज अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन के लिए जाओ ना, हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में सब काम बहुत अच्छे से करके दिखा दिया जाए। इसलिए बोला है कि इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन का जो अश्योरेंस हमें मिलेगा उसे परफॉर्म करने से, वो रिलेटिवली कम होगा उस अश्योरेंस से जो हमें इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस परफॉर्म करने से मिलेगा। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन से अच्छा एविडेंस ना मिले, कभी कभी जो नेचर होता है ना पर्टिकुलर कंट्रोल का, जो हमें चेक करना है, वो सपोर्ट कर सकता है इसे, तब आप ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करोगे। तो वही बोला है कि जो नेचर होता है एक पर्टिकुलर कंट्रोल का, वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम कौन से टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं। और जब कभी भी आपको लगे कि आपको कुछ ज़्यादा ही परसुएसिव ऑडिट एविडेंस की ज़रूरत है, तो आप अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक्सटेंट बढ़ा सकते हो। जैसे अभी तक आपने सोचा था हम 1 2 3 इतने ही प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, पर आपको एक परसुएसिव ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो अब आप और एक्स्ट्रा कुछ 4 5 6 प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे।
पर ऐसा भी नहीं है आपको बैठे बैठे बस लग रहा है नहीं है पर्सुएसिव नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है, तो हम एक्सटेंट बढ़ाते जाएं, कितने भी नंबर्स पे हम एक्सटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब ऑडिटर एक एक्सटेंट डिसाइड करता है ना कि इस एक्सटेंट पे हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है, तो उसे कुछ मैटर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करना होता है, ये डिटरमाइन करना होता है। वो मैटर्स होते हैं ये, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। क्या कंट्रोल बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सरसाइज किया जा रहा है या बहुत रेयर केसेस पे? कभी कभी उन्हें डाउट होता है कि अभी फ्रॉड होने के चांसेस है तो अभी कंट्रोल लगा दो, एक पॉइंट पे डाउट नहीं है तो मत लगाओ। तो कितने फ्रिक्वेंटली कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। वो लेंथ ऑफ टाइम जब आप एज अ ऑडिटर आप ऑडिट करते वक्त ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर रिलाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल विद इन 12 मंथ्स ना आपको कोई 2 मंथ का टाइम पीरियड ऐसा दिख रहा है जब आपको लग रहा है कि हमें यहाँ पे ना कंट्रोल पे रिलाई करना होगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जो भी हुआ है उसके बेसिस पे। तो आप सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इतने से के लिए परफॉर्म करोगे ना, यहाँ पे कंट्रोल अच्छा था कि नहीं ये देखने के लिए कि आप हर पूरे साल का देखोगे। तो वही बोला द लेंथ ऑफ टाइम जब आप ऑडिट पीरियड में रिलाई कर रहे हो एक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे कंट्रोल की, उसके बेसिस पे आप अपना एक्सटेंड डिसाइड करोगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है? डेविएशन बस इतना सा है, पर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक्सटेंड इतना बढ़ाना है, ऐसे थोड़ी होता है। कितना रेलेवेंट और रिलिएबल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा पर्सुएसिव एविडेंस चाहिए तो एक्सटेंट बढ़ेगा, और पर्सुएसिव एविडेंस नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत रेलेवेंट रिलिएबल एविडेंस होगा, फिर भी काम चल रहा है अगर, तब भी आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस तो मिल जा रही है, तो आप एक्सटेंड कम रखोगे। अब एक पर्टिकुलर कंट्रोल परफॉर्म करने से किस एक्सटेंट पे आपको ऑडिट एविडेंस मिल रही है, उससे भी डिसाइड कर सकते हो कि एक्सटेंट कितना बढ़ाना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। तो ये कुछ मैटर्स हैं जिनको ऑडिटर को ध्यान में रखना है जब वो एक्सटेंट डिसाइड कर रहा है, एक्सटेंट डिटरमाइन कर रहा है अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। द टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कब कब आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना चाहिए? तो ऑब्वियस सा बात है, या तो एक पर्टिकुलर टाइम, इतने टाइम फ्रेम में आप सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए कंट्रोल पे रिलाई करना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ इतना पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करोगे। या आपको इस पूरे कंट्रोल को चेक करना है तो आप थ्रू आउट द पीरियड भी चेक कर सकते हो। एट लास्ट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर का इंटेंशन क्या है, ऑडिटर क्या इंटेंड कर रहा है, कहाँ उसे रिलाई करना है। जिस कंट्रोल्स पर ऑडिटर को रिलाई करना है वो उसे टेस्ट करेगा, उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा। अगर आपको कंट्रोल्स टेस्ट करने हैं रिगार्डिंग फिजिकल एंड इन्वेंट्री काउंटिंग एट द पीरियड एंड, तो आप उस पीरियड एंड पे ही जाके बस टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर सकते हो। वहीं आपको एक एविडेंस चाहिए रिगार्डिंग कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली एट रेलेवेंट टाइम्स, तो वहाँ पे आप पूरे एंटिटी के मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर सकते हो। तो टाइमिंग हमारा बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से कंट्रोल पर रिलाई कर रहे हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हो रहा है तो उस टाइम का टेस्ट परफॉर्म करो, अगर वो थ्रू आउट द पीरियड परफॉर्म हो रहा है कंट्रोल, तो उस थ्रू आउट द पीरियड पे आप अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करो। यूजिंग ऑडिट एविडेंस इन प्रीवियस ऑडिट, सॉरी, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। जब आप ये डिटरमाइन कर रहे होगे, ये चेक कर रहे होगे कि क्या जो पिछले ऑडिट में हमने एविडेंस ऑब्टेन किए थे उसे अभी कंसिडर करना अप्रोप्रिएट हो, और आप जिस भी डिसीजन पे आओ इफ़ सो, तो क्या लेंथ ऑफ टाइम पीरियड है जो एलैप्स हो जाएगा अगर आप रीटेस्ट करते हो। तो ये डिटरमाइन करते वक्त ऑडिटर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग। क्या चीज़ें हैं वो? एक पर्टिकुलर कंट्रोल से रिलेटेड आपने अपने प्रीवियस ऑडिट में एविडेंस ऑब्टेन की थी, आप उस पर रिलाई कर सकते हो या नहीं। जब आप ये डिटरमाइन कर रहे होगे तो आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि क्या अफेक्टिवनेस है अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। क्या उनका कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, एंटिटी की मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल अच्छी है, अच्छे से वो मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छे से वो रैप परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक है कंट्रोल की जिसकी वजह से रिस्क राइज हो रहा है, मैनुअल हो या ऑटोमेटेड हो। जो जनरल आईटी कंट्रोल्स लगाए गए हैं क्या वो इफेक्टिव है? अगर वो इफेक्टिव है तो आपने इस साल पिछले साल जो ऑडिट की उसमें आपको जो एविडेंस मिला वो ऑलमोस्ट इस साल की ऑडिट से सेम टू सेम होने के चांसेस है रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि आपका कंट्रोल अच्छा है। जो प्रीवियस ऑडिट के टाइम पे कंट्रोल था वो कितना इफेक्टिव था, उसे कितनी इफेक्टिवली अप्लाई किया गया है बाय द एंटिटी, और पिछले ऑडिट में हमें जो भी ऑडिट एविडेंस मिले, जो भी हमें देखने को मिला, क्या नेचर और एक्सटेंट था डेविएशंस का जो भी दिखे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोल्स पे, और क्या कोई पर्सनल चेंजेस किए गए हैं पिछले ऑडिट से लेके अभी के ऑडिट तक इन कंट्रोल्स पे, इनके एप्लीकेशन पे।
या कुछ ऐसा चेंज है जो लाना चाहिए था पर नहीं लाया, कोई लैक ऑफ चेंज होने की वजह से। जब अपने सर्कमस्टांसेस तो आए दिन बदलते हैं ना, इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस पे किसी भी एक कंट्रोल पे लैक ऑफ चेंज होने की वजह से क्या चांसेस है कि वहाँ पे रिस्क हो? क्या रोमम है और किस एक्सटेंट पे हम उस रोमम पे रिलाय, उस रोमम के लिए कंट्रोल पे रिलाय कर रहे हैं? इन शॉर्ट, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि क्या जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इफेक्टिव हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर नहीं तो क्या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन कंट्रोल में, क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से रिस्क राइज होने की चांसेस हो रही है। अब ये तो था कि अगर इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं है तो क्या हो रहा है, तो ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये हो रहा है। वही अगर इन एलिमेंट्स की इफेक्टिवनेस अच्छी है तो अब ये चेक करो कि क्या जनरल आईटी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस भी अच्छी है। अब ये तो तुमने इस साल की बात कर ली, अब प्रीवियस ईयर को भी देखो कि प्रीवियस ईयर में हमें जो भी इसके रिगार्डिंग एविडेंस मिला था, हमें क्या समझ आया था कि क्या डेविएशन है और है तो कितने एक्सटेंट पे है, और क्या पिछले ऑडिट से लेके इस ऑडिट तक में कोई मेजर चेंजेस, कोई पर्सनल चेंजेस किए गए इस कंट्रोल पे। और अगर चेंजेस नहीं किए गए तो क्या उनकी ज़रूरत थी फिर भी नहीं किए, अब उसकी वजह से क्या कोई रिस्क राइज हो रहा है। और एट लास्ट जो भी रोमम हमें दिख रहा है उस रोमम के बेसिस पे हमने क्या एक्सटेंट सोचा है, किस एक्सटेंट पे हम कंट्रोल पर रिलाई कर रहे हैं। इन शॉर्ट, इन सब चीज़ों को करके एट लास्ट अगर ऑडिटर को प्रीवियस ऑडिट में ऑब्टेन की हुई ऑडिट एविडेंस यूज़ करनी है तो उसे ये इंश्योर करना होगा, उसे ये बताना होगा कि उस ऑडिट एविडेंस की रेलेवेंस आज भी कंटिन्यू हो रही है, वो रेलेवेंट आज भी है जितना कल था। और ये कैसे बताओगे? आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे उन सिग्निफिकेंट चेंजेस के बारे में जो कि अकर हुए हैं सब्सिक्वेंट ऑडिट पीरियड्स पे प्रीवियस तक, मतलब प्रीवियस ऑडिट से लेके अभी तक जो भी चेंजेस ऑब्टेन हुए हैं, जो भी चेंजेस अकर हुए हैं, उससे रिगार्डिंग आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो पिछले ऑडिट एविडेंस में ऑब्टेन की हुई ऑडिट एविडेंस है वो रेलेवेंट है या नहीं। इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ये टॉपिक एज सच यहाँ पे समझाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि इसे हमने डिटेल में ऊपर समझ लिया है। ये एक तरह से ऊपर हमने जो भी पढ़ा है उसको समराइज करके क्रक्स दे दिया है, जिसमें ये बोल रहा है कि एट लास्ट जो भी मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट करता है एक ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके, वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। स्पेसिफिक इंक्वायरीज बाय ऑडिटर व्हेन डेविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड, अगर आपको अपने कंट्रोल में कोई भी गड़बड़ मिल रही है तो अब आपको उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज करनी होगी। सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किया है वो एक अप्रोप्रिएट बेसिस आपको प्रोवाइड कर रहा है रिलाई करने का। मतलब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया, आपको कुछ ऑडिट एविडेंस मिले जो कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ डेविएशन है, ये सही नहीं है, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। पर क्या जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किया वो अप्रोप्रिएट था, वो सही था? आपके पास 4 स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि 4 ही स्टेप्स हैं, आपके पास 4 तरीके हैं, 4 मेथड से कहना चाहिए जिससे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर सकते हो। आपने कोई एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर दिया टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पर हो सकता है वो रेलेवेंट ही ना हो, कोई दूसरा तरीका रेलेवेंट हो। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किया है क्या वो अप्रोप्रिएट है, और क्या कुछ एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने की ज़रूरत है, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल से कुछ नहीं बन रहा है। तो क्या ऐसा इतना पोटेंशियल है रोमम का कि हमें उसे एड्रेस करना पड़ेगा यूजिंग सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। और अगर इन सब से आपको समझ आता है कि आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत, तो आप असेस्ड रोमम पे ध्यान ही नहीं दोगे, कहाँ पे रोमम में क्या है। आप एक डिज़ाइन और परफॉर्म करोगे एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर को हर एक ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? द रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट जो ऑडिटर का असेसमेंट है वो पूरी तरह से जजमेंटल है, और हो सकता है कि वो हर एक रिस्क को आइडेंटिफाई ना कर पाए। एंड जो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है इंटरनल कंट्रोल की, उसकी वजह से भी हो सकता है कि रोमम अच्छी तरह से असेस ना किया जा सके। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना ही नहीं है जब हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर को परफॉर्म करें या डिज़ाइन करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ असेस रोमम, हम हर एक मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए सब्सटेंसिव प्रोसीजर डिज़ाइन और परफॉर्म करेंगे। अब जब हमने इतनी जगह सब्सटेंसिव कंट्रोल, सब्सटेंसिव प्रोसीजर पढ़ लिया है तो चलो अब समझते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होता है। ये वो ऑडिट प्रोसीजर होती है जो हम डिज़ाइन करते हैं टू डिटेक्ट मटेरियल में स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल्स। और ये कैसे होता है? ये कंप्राइज करता है 2 मेथड्स को, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज दिस टेस्ट ऑफ डिटेल्स?
अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है। एक टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शंस को टेस्ट कर रहे हो उसे बोलते हैं वाउचिंग, या आप बैलेंसेस को टेस्ट कर रहे हो उसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब आपको एक पर्टिकुलर परचेज ट्रांजैक्शन चेक करनी है कि वो सही है या नहीं, तो आप उस एक परचेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो परचेज इनवॉइस है, गुड रिसिप्ट नोट है, इनवर्ड गेट एंट्री रजिस्टर है, ये सब चेक करोगे, इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वहीं टेस्ट ऑफ बैलेंस में आप करते हो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन। आप चेक करोगे कि क्या बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर दी थी ये एसेट। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बैलेंस शीट में शो किया है कि हमारे पास 10 लाख का पर्टिकुलर कोई भी फिक्स्ड एसेट है, तो आप चेक तो करोगे ना कि क्या सच में ये है, आप उसकी एग्जिस्टेंस चेक करोगे। ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़, जिसे हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बोलते हैं टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। जो एट लास्ट बैलेंस शो किया है क्या वो सही है। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर में हम दो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें टेस्ट ऑफ डिटेल में हम अगेन दो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंस। अगर आप टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसे वाउचिंग बोलेंगे, और वहीं आप टेस्ट ऑफ बैलेंस कर रहे हो तो उसे वेरिफिकेशन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर वो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हो, चेक करते हो थ्रू एनालाइजिंग प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। प्लॉजिबल मतलब होता है रीजनेबल, या प्रोबेबल मतलब कोई रीजनेबल रिलेशनशिप है बिटवीन एक फाइनेंशियल डेटा और एक नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो आप उन दोनों के बीच की जो प्लॉसिबल रिलेशनशिप है उसे एनालाइज करते हो और फिर बताते हो कि क्या ये सही है या गलत है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो एनकम्पास मतलब सराउंड करना, होल्ड करना किसी चीज़ को। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऐसे इन्वेस्टिगेशन को भी सराउंड करती है या होल्ड करती है जो नेसेसरी है एक आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप की इनकन्सिस्टेंसी जानने के लिए विथ अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, या क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, ये समझने में। द यूज़ ऑफ वाइडली रिकग्नाइज्ड रेशियोज such as profit margins for different types of retail entities can often be used effectively in SAP to provide evidence to support the reasonableness of recorded amount। मतलब आपने अलग अलग कुछ 1 2 3 4 एंटिटीज़ हैं जिनकी आपने प्रॉफिट मार्जिन देखी और आपने उनको कंपेयर की, तो आपको एक रिजनेबलनेस मिला एक पर्टिकुलर एंटिटी के प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड। मतलब आपको देखना है कि इसकी प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो अच्छी है या नहीं। तो आप इस सिमिलर इंडस्ट्री में, सिमिलर बिजनेस में काम करने वाली मतलब चार कंपलसरी नहीं है, आप कितनी भी कुछ एंटिटीज़ जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे आपको लगती है कि आपको देखनी चाहिए, आप उन एंटिटीज़ की प्रॉफिट मार्जिन देखोगे सबकी, और अब आप ये देख के कंपेयर कर रहे हो, एट लास्ट आपको पता चल रहा है कि हाँ इसकी प्रॉफिट मार्जिन सही है, ऑन एन एवरेज इन्हीं के आसपास है या इनसे ज़्यादा है। पर अगर कम है तो वहाँ पे अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ तो कंट्रोल वीक है, कोई तो इशू हो रहा है। वही एनालिटिकल प्रोसीजर अभी हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है, हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं प्लॉसिबल रिलेशनशिप को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब आप इस एक एंटिटी की ऑडिट ले गए हो, इसके लिए यहाँ का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो फाइनेंशियल डेटा है, पर क्या इन एंटिटीज़ का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस एंटिटी के लिए फाइनेंशियल डेटा कहलाएगा? नहीं, इसके लिए तो वो नॉन फाइनेंशियल डेटा है ना, उसे बस एनालाइज करना है, उसे समझना है कि इसकी प्रॉफिट मार्जिन सही है या नहीं, वो समझने के लिए ये बस इन डेटास को यूज़ कर रहा है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है कि सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होती हैं। अब आपको प्रेडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिया है, आपको प्रेडिक्ट करना है टोटल रेंटल इनकम ऑन अ बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स। तो आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे, रेंटल रेट्स को, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स को, वैकेंसी रेट्स इनटू कंसिडरेशन। अब क्या ये वैकेंसी रेट जो है ये फाइनेंशियल डेटा है? नहीं, ये एक नॉन फाइनेंशियल डेटा है, पर आप इसको कंसिडर कर रहे हो ना प्रेडिक्ट करते वक्त टोटल रेंटल इनकम। तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंसिडर करके उन्हें एनालाइज करके आप एट लास्ट प्रेडिक्ट करोगे कि टोटल रेंटल इनकम कितनी है। कैन प्रोवाइड परसुएसिव एविडेंस एंड मे एलिमिनेट द नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। अब जब आपने ये एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके टोटल रेंटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली, ऑब्टेन कर ली, तो क्या अब आप टेस्ट ऑफ डिटेल में टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म करोगे, वाउचिंग भी करोगे रिगार्डिंग रेंटल इनकम्स? नहीं, क्योंकि आपको यहीं एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है।
सैप जनरली जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पे किया जाता है और जो कि प्रेडिक्टेबल है ओवर टाइम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आप नॉन फाइनेंशियल डेटा इंक्लूड कर रहे हो तो आप उन्हीं डेटा को यूज़ करोगे ना जो प्रेडिक्टेबल है। इससे हमें क्या समझ आया कि हमें सैप कब परफॉर्म करना चाहिए, कब सैप परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा होगा, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हो, जब वो ट्रांजेक्शन प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम हो। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। आप एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर का नेचर और एक्सटेंट कैसे डिटरमाइन करोगे, ये डिपेंड करेगा कुछ सर्कमस्टांसेस पे। पहला तो आपको ये चेक करना होगा कि सिर्फ सैप परफॉर्म करने से क्या आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, इतना एविडेंस मिल जाएगा कि वो ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर दे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, या वहाँ पे ज़रूरत है टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने की। अब आपको ये तो समझ आ गया कि आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है या नहीं। अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी तो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो क्या सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना अप्रोप्रिएट होगा, उसी से एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, या हमें कॉम्बिनेशन में परफॉर्म करना होगा सैप और टॉट दोनों को। सैप मतलब सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टॉट जो बोला मैंने दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिटेल्स। तो जब आप नेचर और एक्सटेंट डिटरमाइन कर रहे हो आपको चेक करना है कि क्या सिर्फ सैप परफॉर्म करने की ज़रूरत है या टॉक परफॉर्म करना पड़ेगा, टीओसी, या खाली सैप अकेला चल जाएगा, या सिर्फ टीओडी परफॉर्म करना सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, या दोनों को कॉम्बिनेशन में परफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि किस एक्सटेंट पे आपको अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। अब हमने ऊपर अभी क्या समझा था कि सैप जनरली कब ज़्यादा सही होता है, एक तो जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हो या वो प्रेडिक्टेबल हो, और कब कब सैप परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा हो, जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म तो किया पर उसके रिजल्ट्स अनसेटिस्फैक्टरी हैं तो आप सैप परफॉर्म करोगे। जनरली जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिज़ाइन कर रहे हो तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सैम्पल साइज़ क्या है, कितना बड़ा सैम्पल है, कितने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, कितने कम ट्रांजेक्शन है। हाउएवर जो दूसरे मैटर्स भी हैं जो रेलेवेंट होंगे उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है, उन्हें भी कंसिडर किया जाता है जो कि इफेक्टिव हो ज़्यादा। एंड हियर वी आर डन विथ ऐसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। इसके अंदर हमने दो प्रोसीजर्स पढ़ी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसी फर्दर प्रोसीजर में डिवाइडेड नहीं है। इट्स अबाउट इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन। वहीं सब्सटेंसिव प्रोसीजर अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जिसमें सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है ये हमने अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे हम प्लॉसिबल रिलेशनशिप को एनालाइज करके फिर हम उसके बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल डेटा पे एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। वहीं टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं जिसे बोलते हैं वाउचिंग, और दूसरी तरफ टेस्ट ऑफ डिटेल में हम टेस्ट ऑफ बैलेंसेस करते हैं जिसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। इन केस आपको कोई भी डाउट हो देन डू कमेंट, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करो अपने और भी फ्रेंड्स को जिन्हें ज़रूरत है ऑडिट क्लासेस की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना और कोई डाउट हो तो पूछना। बाय।